जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण तथा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में ऐतिहासिक शुरुआत आप लोगों ने करी है। और जब वर्तमान में कोई ऐतिहासिक शुरुआत होती है तो मुझे लगता है इतिहास के कुछ धागे अपने आप खुलते हैं। इसलिए थोड़ा मैं ऐतिहासिक तथ्यों को जम्मू कश्मीर के आपके बीच रखना चाहूंगा। प्राचीन काल से यानी जब से जम्मू कश्मीर के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं, उस समय से लेकर के इस समय से लेकर के और 13वीं शताब्दी तक इस यूनियन टेरिटरी में महिलाओं ने हर क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को छुआ वह इतिहासकारों को भी हैरान कर दी। उन प्राचीन दस्तावेजों को जिन लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने का अवसर मिला है और उसका अगर निचोड़ या सार में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी कोई राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधि नहीं है जिसमें जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने प्रतिष्ठा नहीं अर्जित की है। राज तरंगिणी से लेकर 1935 में प्रकाशित आर.एस. पंडित की किताब में एक बात सामान्य तौर पर पढ़ने को मिलती है। जम्मू कश्मीर के समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी, उनका जो सोशल स्टेटस था, वह देश के अन्य हिस्सों से कहीं बेहतर था। अभिनव गुप्त का नाम आप में से अनेक लोगों ने सुना है। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ शिक्षा, दर्शन तथा सामाजिक आयोजनों में ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक गतिविधियों में भी उनकी शक्ति, उनका सम्मान तथा उनका अधिकार पुरुषों के बराबर था। अफसोस की बात यह है कि समय के साथ उनकी रचनाएं, उनके अधिकार भी विलुप्त होते गए और आज बहुत कम ऐसी किताबें या लिखित दस्तावेज मिलते हैं जिनमें उनके गौरवपूर्ण जीवन की पूरी दास्तां कही गई है। मैं आप लोगों को इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाना चाहूंगा। 1926 में पहली बार श्रीनगर में कुछ अंग्रेज महिलाओं के सहयोग से WWT वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट बनाया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य जम्मू कश्मीर की महिलाओं को एजुकेट करना तथा विमेन एंटरप्रेन्योर बनाना था। महाराजा हरि सिंह जी के जमाने में भी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था और उन्होंने WWI वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के जरिए इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन दोनों संस्थानों ने आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक प्रगति को एक नई ऊंचाई दी थी। 1931 में इसी श्रीनगर के एसपी कॉलेज में 500 लड़कों के बीच एकमात्र लड़की विमला कौल ने एडमिशन लिया था और विमला जी के उस पहले कदम के बाद यहाँ की बच्चियों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1947 को अगर हम याद करें तो हमने महिला शक्ति और उनका पराक्रम भी यहाँ देखा है, जब पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने के लिए विश्व की पहली महिला गुरिल्ला सेना जम्मू कश्मीर में बनी थी। महिला सशक्तिकरण का यह बहुत बड़ा उदाहरण था और यह दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने नारी शक्ति का उच्चतम शिखर प्राप्त कर लिया था। श्रीमती कांता वजीर, डॉक्टर गिरजा, डॉक्टर महमूदा शाह जैसी अनेक महिलाओं ने शक्ति के साथ सृजन का भी प्रदर्शन किया और उन्होंने आवाम को इकट्ठा कर रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक पुरानी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की फाइल में देख रहा था, उस समय टिम्बर और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री में ज्यादातर पुरुष काम करते थे और उस जमाने में सालाना लगभग 2.5 करोड़ रुपए का कारोबार होता था। लेकिन 3 मुख्य कारोबार में महिलाओं का वर्चस्व था, जैसे पश्मीना शाल, सिल्क और हैंडीक्राफ्ट। आप सोचिए 1946-47 में यहाँ की इंडस्ट्री ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की शाल बेची थी, 97 लाख रुपए के सिल्क के उत्पाद और 3 करोड़ 75 लाख रुपए के अन्य हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद। और यह जिक्र करना इसलिए जरूरी है कि उसमें सबसे ज्यादा योगदान यहाँ की महिलाओं का था। मित्रों, पुराने जमाने में घुमंतु कारोबारी ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म
अमेजॉन कहिए या फ्लिपकार्ट कहिए हुआ करते थे। और इसलिए महिलाएं जिन साल तथा हैंडीक्राफ्ट्स को तैयार करती थी उसे पुरुष मुल्क के अन्य हिस्सों में ले जाकर बेचने का काम करते थे। केंद्र सरकार के उस समय के दस्तावेज के मुताबिक 1947 में कुल 4,203 ऐसे बड़े जम्मू कश्मीर के व्यापारी थे जो इन सामानों को मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और दक्षिण के राज्यों में बेचते थे। यह उस दौर की महिला उद्यमियों की वजह से ही संभव हो पाया था। मैंने खुद अपने बचपन में देखा है, मेरे गांव और इलाके में भी कश्मीर से लोग आते थे और हमारे यहाँ जाड़े के समय यहीं की साल लोग खरीदते थे। बीच के कुछ दशकों में महिला शिक्षा, महिलाओं के अधिकार तथा उनके सशक्तिकरण के प्रति भेदभाव हुआ है और इसलिए मैं कहूंगा कि लिहाज में कोई कुछ दूर साथ चलता है, वरना दहर में अब खिज का भरम क्या है। दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाने वाला शायद नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं कि आज जैसा जिक्र हुआ इस मंच से विनोद जी के द्वारा, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की हैं, मुझे लगता है कि उनका सम्मान, उनका अधिकार और इंडस्ट्री में भी उनकी भूमिका, या मैं कहूं कि देश की और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को निश्चित रूप से आने वाले समय में बढ़ाएगा। मार्च में मैं एक कार्यक्रम में इसी सभागार में आया था। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कन्वोकेशन का समारोह था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 158 गोल्ड मेडलिस्ट में से 105 बच्चियां थी और हर डिपार्टमेंट, क्या वो इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, फूड टेक्नोलॉजी हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन बच्चियों का था। और मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि जम्मू कश्मीर की हमारी बच्चियां बच्चों से ज्यादा टैलेंटेड हैं और उनकी शक्ति को मैं नमन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं केंद्र सरकार की टाइम यूज सर्वे रिपोर्ट देख रहा था और उसके कुछ डेटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारे देश में सामान्य तौर पर दिन के 4 घंटे महिलाएं घर के अंदर या बाहर उन कामों को करती हैं जो घर के सदस्यों की सेवा के तौर पर होता है। वहीं दूसरी ओर परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो घर के काम यानी डोमेस्टिक वर्क में मात्र 25 मिनट समय लगाते हैं और यह ट्रेंड ग्रामीण तथा शहरी दोनों इलाकों में है। लेकिन घर के काम के बावजूद महिलाएं हमारी नारी शक्ति अर्थव्यवस्था की मजबूत आधार भी है। केंद्र सरकार की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2018-19 के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क फोर्स 59.6% है, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 57.4%। वही शहरी इलाकों में 54.7% महिलाएं या तो रेगुलर मजदूरी या फिर नौकरी चाकरी या अपना काम कर रही हैं और उनकी तुलना में मात्र 47.2% पुरुष रेगुलर नौकरी में हैं। अभी शाहिद चौधरी ने कुछ फिगर बताई है, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। आगे उसे कैसे हम बदलेंगे इसकी योजना लोग बना रहे हैं, लेकिन ठीक उलट इसके कुछ आंकड़े दूसरे भी हैं जिसमें आज निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने 6वें इकोनॉमिक सर्वे का जो आंकड़ा देखा, उसके मुताबिक देश में जितने भी औद्योगिक इस्टेब्लिशमेंट हैं उसमें 13.41% ओनरशिप महिलाओं के पास है। यहां तक कि जो हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम इस्टेब्लिशमेंट हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की होती है, उसमें भी महिलाओं की ओनरशिप का प्रतिशत 21.89% ही है, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 77.74% हो सकता है। 7वीं रिपोर्ट जिस पर अभी काम चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत आंकड़ों में फेरबदल हो जाए, लेकिन अभी इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत महिलाओं को इस दिशा में पुरुषों के बराबर लाना है, जो अभी हमारे मुख्य सचिव ने आपके बीच कहा है। लेबर ज्यादा और ओनरशिप कम, इंडस्ट्री लीडरशिप में उनकी भूमिका की उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से असंतोषजनक है, लेकिन मेरा विश्वास है कि सही नीति, साफ नियत से इस खाई को हम निश्चित रूप से कम कर सकते हैं।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के मुताबिक इस गैप की वजह से, यानी महिलाओं की लीडरशिप तथा ओनरशिप में संख्या कम होने की वजह से दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफी नुकसान हुआ है। 2019 में यह एडवांस इकोनॉमी के सकल घरेलू उत्पाद के 10% से लेकर साउथ एशिया में 30% तक नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि महिलाएं सृजन करना जानती हैं, सहेजना जानती हैं, ये उनका स्वाभाविक स्वभाव है, नेचुरल स्वभाव है, लेकिन पुरुष को ये सब सीखना पड़ता है। IMF की रिपोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है कि ई कॉमर्स तथा डिजिटल वित्तीय सेवाओं ने मिडिल मैन को खत्म करके पुरुषों के साथ बराबरी का एक बहुत बड़ा अवसर, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी महिलाओं को मुहैया कराई है। और अगले 10-15 सालों में इस गैप को कम करने का प्रयास देश में भी हो रहा है, दुनिया भर के अनेक देशों में हो रहा है। और मैं समझता हूं कि ये उचित समय है कि जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, JKTPO और इंडिया SME के सहयोग से ये हौसला टीम, मैं समझता हूं कि इस काम को निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में इस गैप को भरेगी। मित्रों, प्रोडक्शन एवं इकोनॉमिक एक्टिविटी से में महिलाओं का पुरुषों से कम योगदान नहीं है और उसके परिणाम भी पिछले कुछ वर्षों में हमने देखे हैं। लेकिन महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन से सबसे बुरी तरह से सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं ही हुई हैं। और मैं अखबारों में पढ़ रहा था, बहुत सारे छोटे और सूक्ष्म उद्यम जो महिलाओं ने धैर्य, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की भावना से स्थापित किए थे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसमें कई सारी कहानियां प्रेरणा भी देती हैं कि किस प्रकार से हमारी बहनों ने कारोबार को रीइन्वेंट किया तथा बहुत से बिजनेस में ई कॉमर्स, सोशल मीडिया की भी मदद ली। पिछले कुछ महीनों में मैंने अखबारों में जम्मू कश्मीर की महिला उद्यमियों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। IT सेक्टर में ग्राफिक वीव कंपनी की फाउंडर आसमा की स्टोरी अप्रैल महीने में अखबारों में काफी चर्चा में थी। आप में से अनेक लोगों ने इसे पढ़ा होगा, किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है कि उनके क्लाइंट इस देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। बडगाम की बहन जरका तंजीर कश्मीर डिवीजन की पहली महिला उद्यमी हैं जिन्होंने सीन ब्रांड के डिटर्जेंट पाउडर की शुरुआत की। और हमारी अन्य बहनों के लिए भी मैं समझता हूं ये बहन एक प्रेरणा स्रोत है। अभी यहाँ से जो जिस बहन ने बोला, मैं समझता हूं कि यही हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, यही हमारे हीरो हो सकते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां एक असराबाई का परिवार रहता था, बड़ा गरीब परिवार था। महीने के कई दिन घर में फाके रहते थे, 2 वक्त के भोजन के लिए मुश्किलात थे। एक दिन किसी ने रहम करके उन्हें आलू के कुछ पौधे या बीज दे दिए, खेत में ले जा करके लगाइए, शायद कुछ खाने का इंतजाम हो जाए, क्योंकि सब्जी खरीदने की तो सोच भी नहीं सकती थी। आलू के उन चंद पौधों ने उनके जीवन में एक नई कहानी गढ़ी और आज न सिर्फ उनके पास बड़ा फार्म है, बल्कि उन्होंने बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन भी किया है। फिक्की की एक बुकलेट में बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें देश भर की 150 महिला उद्यमियों के संघर्ष और उनके अद्भुत सामर्थ्य की कहानी बयां की गई थी। मित्रों, ऐसी एक कहानी और है और ऐसी कहानियों ने मेरे यकीन को पुख्ता किया है कि सही ट्रेनिंग, सही आर्थिक सहायता तथा आत्मविश्वास के साथ बहनों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में हम क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं। और वही काम आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और हमारे साथियों ने किया है। मुझे लगता है कि नीति, सही माध्यम, सक्रिय भागीदारी एवं क्रियान्वयन, हम 4 मूल मंत्रों के जरिए अपनी योजनाओं में शानदार नतीजे हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को शायद याद होगा 80-90 के दशक में हजारों योजनाएं शुरू हुई और जब कुछ सालों में उनका मूल्यांकन किया गया तब एहसास हुआ कि पैसा ज्यादा खर्च हुआ, न गरीबी दूर हुई, न लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा। क्रियान्वयन सिर्फ कागज में ज्यादा हुआ और असली लाभार्थी या भागीदार नदारत थे पूरे प्रबंधन से। मुझे लगता है कि जैन की ट्रिनिटी ने इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। धीरे धीरे बेहतर कार्य क्षमता के जरिए टेक्नोलॉजी के उपयोग से
पैसे का सही इस्तेमाल, कार्यक्रमों की नई रूपरेखा से वांछित परिणाम मिलने शुरू हुए हैं और आज लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ी हैं। खासकर हमारी बहनें, हमारी बच्चियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं और हमारा दायित्व है, हम सबका सामूहिक दायित्व है, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म निश्चित रूप से हम मुहैया कराएं। कौन सीरत पर ध्यान देता है, आईना जब बयान देता है, मेरा किरदार इस जमाने में 12 इम्तिहान लेता है, पंख अपनी जगह पे वाजिब हैं, हौसला भी उड़ान देता है। और आज मैं बधाई देना चाहूंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री रंजन ठाकुर जी, ट्रेड प्रमोशन की हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर सुश्री अंकिता, और इस हौसले के पीछे एक नौजवान जो IIM अहमदाबाद का विद्यार्थी है, भारत हिंदू, और उसकी पूरी टीम, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की महिला उद्यमियों तथा आकांक्षी महिलाओं के लिए ये हौसला स्कीम प्रारंभ की है। पिछले कुछ महीनों से पूरी टीम योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम कर रही है और किस प्रकार से जम्मू कश्मीर की महिला उद्यमियों को नेशनल तथा इंटरनेशनल बाजार उपलब्ध कराए जाएं, इस पर काफी इन्होंने मेहनत की। उनके लिए आर्थिक सहायता तथा योजनाओं की जानकारी कितने प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए और किस प्रकार के ट्रेनिंग देकर मार्केट लिंकेज तैयार करके उन्हें सक्षम और सफल उद्यमी बनाया जाए। और इन कार्यक्रमों की डिटेल्स आप सभी ने देखी है। मुझे लगता है कि बहुत ही साइंटिफिक ढंग से काम करके ये प्रोग्राम बना है, जो जम्मू कश्मीर में विमेन एंटरप्रेन्योर्स के इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। मैं मिशन यूथ के CEO साहिब चौधरी को भी बधाई देना चाहता हूं। कोरोना की वजह से मार्च में जिस तेजस्विनी स्कीम की घोषणा की गई थी उसमें विलंब हुआ है, लेकिन आज औपचारिक रूप से उन्होंने उसके बारे में आपको बताया है और लॉन्च की तारीख भी इसके साथ ही बताई है। मुझे लगता है जो मूल रूप से हमें देखने की जरूरत है, ये सरकारी मकड़जाल में योजनाएं न फंसे, क्योंकि सरकार का कानून और सरकारी प्रक्रिया जिसका जिक्र हमारे चीफ सेक्रेटरी ने किया, कैसे हम लोगों की सही में सहायता कर सकते हैं, स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, इसका हम ध्यान रखें। मुझे खुद याद है, मैं 2004 में लोकसभा का चुनाव हार गया था, पूर्व सांसद हो गया। 2006 की पेंशन मुझे मिल गई थी। 2007 में किसी कारण से मैं बाहर चला गया। 8 में जब आया 2007 की पेंशन लेने गया तो मुझे कहा, 8 में मैं सामने खड़ा था, तो मुझे कहा गया कि आप सर्टिफिकेट दीजिए कि 2007 में आप जिंदा थे। मैं समझता हूं कि ऐसे जो कानून है उनसे कैसे हम लोगों को बाहर निकालें, इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से लोगों की हम मदद कर पाएंगे। यह स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं को मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए, इसकी व्यवस्था हम सबको करनी होगी। जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई थी उस वक्त इस बात का खास ध्यान रखा गया है, जम्मू कश्मीर में महिला उद्यमी इकोसिस्टम को मजबूत करने की बेहद जरूरत है और उसके लिए वित्तीय सहायता और ट्रेनिंग दोनों की आवश्यकता है। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि इसकी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन और IT ट्रांसफॉर्मेशन के विजन पर हम सब काम करना चाहते हैं, उसमें हमारी बहनों को अपना उद्योग चलाने और उसे विकसित करने का पूरा मौका मिले, ताकि वह इस यूनियन टेरिटरी के समग्र विकास का अभिन्न अंग बन सके। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम के बारे में रंजन ठाकुर जी ने बताया, इसलिए मैं उसमें समय नहीं लूंगा। सबसे पहले प्राथमिकता क्या था, महिला और पुरुष उद्यमियों के बीच जो गैप है, जो खाई है, उसे योजनाबद्ध तरीके से भरा जाए, इसकी एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है। और वर्तमान में विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़ी जो महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करना और उनका हौसला बढ़ाना, जैसा रंजन ठाकुर जी ने कहा, ये इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। पिछले अक्टूबर महीने में एक सप्ताह का 2 अक्टूबर को हम सबने बैक टू विलेज 3 कार्यक्रम शुरू किया था, उसका जिक्र मेहता जी ने किया है। इसमें एक कार्यक्रम रखा गया था कि हर पंचायत से 2 यूथ हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो अपना कुछ काम करें, उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो एक अंदाज था कि 4290 पंचायतें हैं, 10,000 नौजवान चिन्हित हो गए, लेकिन मोटे तौर पर आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 20,000 के आसपास लोगों ने आर्थिक सहायता प्राप्त की है, वो अपना खुद का काम कर रहे हैं और उसमें 4500 महिलाएं। इस वर्ष जो हमने लक्ष्य तय किया है
कि ऐसे 50,000 नौजवान जिसमें कम से कम 20,000 महिलाएं हों, ऐसा एक योजना बना करके हमें काम करना है। उनको वित्तीय सहायता भी देनी है और उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। जैसा किसी ने कहा कि जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने, उस दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि केवल उस कार्यक्रम के चलते, जब मैं आया था मुझे याद है यहाँ बेरोजगारी की दर 19% थी। मार्च में जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने आंकड़ा प्रस्तुत किया उसमें घट करके हम 9% पर आ गए थे और आज पैंडेमिक के कारण 12.1% है। लेकिन आंध्र प्रदेश, गोवा, दिल्ली, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान ऐसे प्रदेशों से हमारी बेहतर स्थिति है। ये केवल इस कार्यक्रम के चलते हो सका है। इसलिए इस कार्यक्रम के महत्व को समझने की जरूरत है। लेकिन इस सफलता हम चुनौती की तरह ले रहे हैं और कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से पंचायत में महिला उद्यमियों की 25% आंकड़े को 50% में हम कैसे बदलें। अगर ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सके तो इन दोनों कार्यक्रमों का मुझे लगता है कि व्यापक असर हो सकेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विमेन बिजनेस लीडरशिप में पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी हुई है और आज आईटी वर्कफोर्स में 34% महिलाएं काम कर रही हैं। मुझे लगता है हौसला प्रोग्राम के अंतर्गत स्किल तथा ब्लेंडेड ट्रेनिंग के जरिए उनकी हिस्सेदारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, बिजनेस फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, पब्लिशिंग, हैंडीक्राफ्ट, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, ई कॉमर्स जैसे अनेक क्षेत्रों में बढ़ाई जा सकती है। और मैं मानता हूं कि यह संभव बिल्कुल नहीं है। हौसला प्रोग्राम के ई कॉमर्स पार्टनर, बैंकिंग पार्टनर और बाकी स्टेक होल्डर्स के सक्रिय सहयोग से उस मंजिल तक पहुंचने में निश्चित रूप से हम सब कामयाब होंगे। मित्रों, समस्याएं हैं और रहेंगी, लेकिन उसमें से रास्ता निकालना, उसके बीच बैलेंस क्रिएट करना, मुझे लगता है यही हम सबका मिलजुल करके दायित्व होना चाहिए। 3 पिलर्स ऑफ एक्शन और अनवरत यदि हम काम करें तो संभव है। पहला, जम्मू कश्मीर में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। दूसरा, लीडरशिप रोल में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। तथा तीसरा, उनके सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना। डॉक्टर सहरीज भी यहाँ हैं। मैं चाहूंगा कि उनका, ये केवल अभी 2 लोग जुड़े हैं, आपको भी इस कार्यक्रम से जुड़ने की जरूरत है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। मेरी गुजारिश होगी कि मिशन यूथ, हौसला टीम और डॉक्टर सहरीज, ये तीनों मिलकर के चैंपियन फॉर इनोवेशन नामक एक कार्यक्रम भी इसी ट्रेनिंग मॉड्यूल में शुरू कर सकते हैं। इससे महिलाओं को ट्रेनिंग के बाद अलग अलग क्षेत्रों में हैंडीक्राफ्ट से लेकर के आईटी में नए इनोवेशन के लिए सरकारी तौर पर प्रोत्साहित किया जा सके। उनके द्वारा इनोवेट किए गए प्रोडक्ट को मार्केट उपलब्ध कराना, इसके जरिए हमारी बच्चियों में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में उद्यमी बनने में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, उसका भी अध्ययन किया जा सकता है और उसे दूर करने का रास्ता भी खोजा जा सकता है। मित्रों, आखिर में मैं उन महिलाओं का भी जिक्र करना चाहूंगा जो इस हॉल में नहीं है, लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके पीछे उनकी मेहनत, उनकी निष्ठा और उनका परिश्रम, मैं समझता हूं उनकी सेवा ऐसा एक अतुलनीय उदाहरण है जिसके कारण हम सब स्वस्थ हैं और हम सब यहाँ हैं। उन महिलाओं जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रही हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम वर्कर्स हैं, 1 साल से ज्यादा समय से लगातार अपने परिवार से दूर रहकर निस्वार्थ भाव से हमें और आपको स्वस्थ रखने के लिए अपने जान की परवाह न करते हुए उन्होंने लोगों की खिदमत की है। मैं समझता हूं कि हम सबको ताली बजा करके ऐसी बहनों का स्वागत करना चाहिए। इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। मैं उन्हें नमन करता हूं। हौसला की ये नई शुरुआत हमारी बच्चियों एवं बहनों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता का एक मजबूत आधार बने, इसी कामना के साथ जम्मू कश्मीर के विमेन एंटरप्रेन्योर का नया इकोसिस्टम तैयार हो, इस बात का विश्वास है मुझे। आप सभी को इस यूनिक कार्यक्रम की सफलता की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। अभी मैं जब बैठा था तो IIM रोहतक के डायरेक्टर ने एक मुझे
मैसेज भेजा है और उन्होंने लिखा है कि इन हिस्टोरिक स्टेप by Jammu Kashmir government, an internship was conceptualized with IIM Rohtak for women students of J&K. IIM Rohtak is the only IIM in the National Capital Region and was able to provide 64 young students a unique internship which not only gave them leanings on the management and entrepreneurship, but also allowed them to open their mind to various opportunities that exist across the country, and particularly in post-internship, 94% of the interns placed to pursue professional career. In addition, all students identified a business in their home district for development of path to growth strategy for them. In total, more than 50 local JK business were studied by students with assistance of IIM Rohtak scholars. Hopefully, the local J&K business will benefit from management insight provided to them. एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं और इस कार्यक्रम की रचना में जिन सब लोगों ने सहयोग किया है उनको फिर से एक बार बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।